अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस को कवर करते हैं। तो आज हम यहाँ पर 23 नवंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। और जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको नोटिफाई कर दिया था कि आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जो एडिटोरियल्स है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपको पता ही चलेगा, जब हम एडिटोरियल्स देखेंगे आपको पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फिर तो आपको आज समझ लीजिए लॉटरी लग गई है। इतने ज़बरदस्त तरीके के आर्टिकल्स आज को आज देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? टेलीग्राम पर आपको न्यूज़पेपर जो है उसकी एक कॉपी मिल जाती है। जो हम ये एनालिसिस देखते हैं इसकी पीडीएफ मिल जाती है। आप बोलोगे पीडीएफ का क्या काम है? संडे को हमारा एनालिसिस नहीं आता है। संडे को आप हफ्ते भर के जो भी हमारे एनालिसिस हुए हैं उसकी पीडीएफ रिवाइज कर सकते हो, जिससे कि आपके करंट अफेयर रिवाइज हो जाएंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप जो रिवीजन है मिस मत किया कीजिए। जो पीडीएफ है इसके थ्रू आप रिवाइज जरूर कर लिया कीजिए हफ्ते भर के। और कौन बनेगा ऐस सीरीज, जिसका वीडियो एक्सक्लूसिवली एमएम एकेडमी ऐप पर आता है, जिसमें हम पीआईबी, एआईआर सभी करंट अफेयर्स जिनके जो होते हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में कवर करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब अगर आपने जो एमएम एकेडमी है उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप कौन बनेगा ऐस सीरीज का वीडियो नहीं देख सकते हो। वीडियो से बहुत फर्क पड़ता है, वीडियो से एक्सप्लेनेशन में से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर आप फॉलो जरूर कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है आपको बताना है। हालांकि ये मैंने कंट्री पहले भी आपसे पूछी थी, मगर जितना सेटिस्फैक्ट्री जवाब मुझे चाहिए था उतना नहीं मिल पाया है। इसीलिए आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए। इस कंट्री का नाम, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप जरूर लिखिए। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए यहाँ पर हम न्यूज़पेपर पर एक नज़र डालते हैं। जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो आज शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हमारे एक्सप्लेन सेक्शन में एक भी आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ, एक भी आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वैक्सीन जो है उसके हंटिंग में हम कहाँ पर पहुँचे हैं, ये जो चीज़ है, अब ये जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक इसके बारे में देखना समझना वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अगर मैं आर्टिकल कवर कर भी लूँ तो फिर भी आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि एक्सप्लेन सेक्शन में हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर आज का जो एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज आया है ना बॉस, ज़बरदस्त है। इतना नॉलेज से भरपूर है कि आपको मज़ा आ जाएगा। आज आपको लगेगा कि यार कुछ हंटिंग की है हमने नॉलेज की, इस तरीके से आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पार इन दी एयर, ये जो है IAF, इन्होंने यहाँ पर इंडिया का जो डिटरेंस है वो यहाँ पर एनहांस किया है, उसके बारे में बात कर रहा है। उसी के साथ साथ पेइंग फॉर द पॉइजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हमने अब तक स्टबल बर्निंग जो है उसके बारे में देखा कि स्टबल बर्निंग दिल्ली में बहुत पोल्यूशन क्रिएट करता है। स्टबल बर्निंग जो है उसका हम दूसरी तरफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो दूसरी चीज़ें हैं
जिसके लिए हम खुद पे कर रहे हैं, जिस पॉइजन के लिए हम खुद पे कर रहे हैं, वो कौन सा पॉइजन है, ये इस आर्टिकल के थ्रू हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ ये वाला जो है आरबीआई का जो पैनल है, उसने यहाँ पर कई सारे जो सजेशंस है वो दिए हैं। उसमें से एक है जो एनबीएफसी है, उसका यहाँ पर कन्वर्जन करना बैंक में, क्योंकि बैंक्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए एनबीएफसी का यहाँ पर कन्वर्जन कर देना। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं डिटेल में। इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर अ वर्ल्ड टू विन, मतलब ये एक हम आइडियलिस्टिक, देखिए रियलिज्म होता है, आइडियलिज्म होता है। रियलिज्म मतलब क्या है, जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, है ना, रियलिस्टिक चीज़ें जो हम देखते हैं, रियलिस्टिक चीज़ें जो हम अनुभव करते हैं। लेकिन आइडियलिज्म मतलब क्या है, आइडियलिस्टिक क्या होना चाहिए, है ना। तो ये खासकर अगर हम एथिक्स देखते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर हम वर्ल्ड देखते हैं तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी होती है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो ऐसे सिनारियो में जो वर्ल्ड है उसको हम कैसे हमारे लिए बना सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का सही हम उपभोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके कुछ सजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो 5 से 6 कुछ सजेशंस है वो हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है, वाटर बॉम्ब इन द हिमालयाज, मतलब खतरनाक आर्टिकल है यार, मज़ा आ गया, मतलब मुझे खुद पढ़ने में, आर्टिकल पढ़ने में मज़ा आ गया, है ना। तो ये वाला आर्टिकल जो है ये भी हम डिटेल में अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ ही यहाँ पर अगर आप देखोगे वाइड नेट ऑफ हंगर, तो ये वाइड नेट ऑफ हंगर जो है बेसिकली अगर मैं एकदम इसका क्रक्स बताऊं तो ये जो है, ये एडिटोरियल जो है इसमें बोला जा रहा है कि आप जो है यहाँ पर मतलब अलग अलग हंगर जो है वो हमें देखने को मिल रही है, लोग जो है वो भूखे हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। मतलब सरकार जो है अभी क्या कर रही है, जो जो खाना यहाँ पर फ्री में दे रही थी उसे यहाँ पर अभी बंद कर रही है। मतलब अब यहाँ पर सब्सिडाइज रेट पर जो भोजन है वो देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी वाइड नेट ऑफ हंगर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो पीडीएस सिस्टम अगर हम देखते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर कोई इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है तो उसको नहीं मिलता है, तो यहाँ पर पीडीएस जो है उसको यूनिवर्सलाइज्ड करने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। कई बार हमने इस एडिटोरियल को कवर किया हुआ है, इस एडिटोरियल में जो बातें दी गई है उसे हमने कवर किया है, तो इस एडिटोरियल का हम नहीं देखने वाले हैं। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे एडिटोरियल जो है आज हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने MM एकेडमी ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए। यहाँ पर आपको कई इंटरेस्टिंग कोर्सेज जो मेरे द्वारा लाए गए हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, इंडियन पॉलिटी का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स में सिर्फ 2 लेक्चर्स बचे हुए हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, इसमें आया नहीं है पर एथिक्स का कोर्स चल रहा है, और भी बहुत सारे कोर्सेस है जो आपको देखने को मिलने वाले हैं, और इकोनॉमी बोलिए, बहुत सारे कोर्सेस है। तो इसीलिए आपको मज़ा आ जाएगा। MM एकेडमी का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। वीडियो क्वालिटी जो है ज़बरदस्त तरीके की है, जो कंटेंट क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त तरीके की है, और कम से कम प्राइजेस में है। मतलब आपको PDF जो है वो भी यहाँ पर व्यू करने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर प्रोफाइल में जाओगे, प्रोफाइल में जाने के बाद पहले तो आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, कोई भी अगर आप किस में भी जाओगे तो डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो, आपकी क्वालिटी जो है वो आप देख सकते हो किस तरीके की है। और फिर उसके बाद मतलब जहाँ बाकी जगहों पर आपको 1 महीने का पे करना है, वहाँ MM एकेडमी पर आपको उससे भी कम रेट में 1 साल का मिल रहा है फॉर 1 ईयर। तो मतलब ऐसा है कि आप घूमते फिरते भी मतलब देखने के लिए कि भाई हमारा रिवीजन हो जाएगा, इस पर्सपेक्टिव से भी आप टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि 95% से ज़्यादा जिन लोगों ने 1 महीने का लिया है उन्होंने एक्सटेंड करके 1 साल का कर दिया है। कुछ ही दिनों में 1 महीने का लिया, उसके 1-2 दिन में ही उन्होंने 1 साल का जो है वो एक्सटेंड कर लिया, या 2 साल का जो है वो एक्सटेंड कर लिया है। मतलब जो 2021-2022 में दे रहे हैं एग्जाम, उन्होंने 2-2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले लिया है, क्योंकि इतने कम प्राइसेस में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं आरबीआई ने जो यहाँ पर प्रपोज किया है एनबीएफसी को बैंक में कन्वर्ट करने का। तो 360 डिग्री एनालिसिस हम देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर हम जीएस पेपर 3 देखते हैं तो उसमें आपको कई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तहत एनबीएफसी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या है, बैंक से कैसे अलग है, उसी के साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसके बारे में देखने वाले हैं, पेमेंट बैंक जो है इनके बारे में देखने वाले हैं। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं।
रिसेंटली इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसने रिकमेंड किया है कि यहाँ पर कॉरपोरेट जो है उनको यहाँ पर एंट्री दे दी जाएगी बैंकिंग स्पेस में। यहाँ पर जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, शैडो बैंकिंग जिसे हम कहते हैं, उनको बैंक में कन्वर्जन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है हेड किया गया बाय पी के मोहंते, ये कॉन्स्टिट्यूट की गई आरबीआई के द्वारा जून 2020 में, जिससे कि जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए यहाँ पर जो एक्सटेंट है ओनरशिप का, किस तरीके का हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। मतलब सोचिए ना आप कि हमारे यहाँ पर आरबीआई का काम क्या होता है। आरबीआई का काम ड्यूअल रोल होता है। एक तो होता है कि ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पर देखे, मतलब भारत की जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ जो है वो भी होती रहे, और दूसरा इसका काम होता है कि जो इन्फ्लेशन है उसे भी यहाँ पर कंट्रोल में रखे। इन्फ्लेशन जो है वो समझ लीजिए कि 4+-2 जो है उतना यहाँ पर रखे। लेकिन करंट सिचुएशन जो है वो ऐसी चल रही है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो चल रहा है हाई, और अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो वो चल रही है लो, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो नहीं हो पा रहा है ना। तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो हमें लो देखने को मिल रही है। लॉकडाउन भी लगाया गया था तो ग्रोथ काफ़ी नीचे आई। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन मतलब टेक्निकल रिसेशन जो हमने लास्ट आर्टिकल में देखा था, मतलब पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने देखा हुआ है, टेक्निकल रिसेशन जो है उसमें हमने एंट्री मार ली है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर जो ग्रोथ है और इन्फ्लेशन है दोनों एक साथ आ रहे हैं, मतलब स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन हो गई है। मतलब आरबीआई के लिए भी कितना बड़ा चैलेंज यहाँ पर निकल कर आ रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे जो गवर्नर है ऑन लाइटर नोट ऐसा भी बोल रहे हैं कि मैंने हिस्ट्री में पढ़ाई की है यार, इकोनॉमी का इतना प्रॉब्लम मेरे ही वक्त क्यों आ रहा है। तो मतलब ऑन लाइटर नोट, इसमें कोई सीरियसली मत लीजिएगा जो भी हम कॉलआउट इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, ये जो हमने देखा है कन्वर्जन जो किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है। रिसेंटली हमें बहुत ज़्यादा जो बैंक्स है उनका इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर जो है वो हमें देखने को मिला है ना। क्योंकि जो कंट्रोल्स है, इंटरनल बोलिए एक्सटर्नल बोलिए, वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हमें देखने को मिले हैं। हमें पीएनबी बोलिए, उसका स्कैम बोलिए, है ना। उसी के साथ साथ जो काफ़ी सारे बैंक्स हैं और एनबीएफसी से उनका फेलियर हमें देखने को मिला है। येस बैंक का फेलियर हमें देखने को मिला था, लक्ष्मी विलास बैंक बोलिए हाल ही में। तो काफ़ी फेलियर जो है वो हमें देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनका पैसा जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर आ जाता है। मतलब यहाँ पर जो आम इंसान है वो यही बोलता रहता है कि हमारे डिपॉजिट का पैसा जो है वो धोखे में है, यहाँ पर ही गवर्नमेंट है, हमारा धोखे में है, धोखे में है, धोखे में है। गवर्नमेंट का यही बोलना होता है कि सह लेंगे थोड़ा, आपका जो टैक्स से पैसा आया है उससे हम बेल आउट कर देंगे, उससे हम जो बैंक्स है उनको बेल आउट कर देंगे, आप टेंशन मत लो, बैंक बंद नहीं होगी, है ना। यह हमें देखने को मिलता है। अब क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पर थोड़ा फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, थोड़ा जो मैकेनिज्म है उसे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है जिसमें स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कन्वर्जन जो है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। अब एनबीएफसी से बैंक की तरफ जब हम बात कर रहे हैं तो कोई भी एनबीएफसी जो है वो बैंक में तब्दील करने की बात हो रही है क्या? जी नहीं। यहाँ पर जो अच्छी एनबीएफसी चल रही है, मतलब वेल रन लार्ज एनबीएफसी जो है जिसका एसेट साइज 50,000 करोड़ और उसके ऊपर है, उन एनबीएफसी की बात हो रही है। मतलब यहाँ पर एनबीएफसीज अगर आप देखोगे तो एनबीएफसीज जो है उनका यहाँ पर कैश क्रंच जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ जो बैंक्स है उनका भी यहाँ पर फेलियर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पहले हमारे पास ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम था। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या था कि जो बैंक्स है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है। लेकिन अब 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो गया है। एनबीएफसी जो है ये भी परफॉर्म नहीं कर रही है, रियल एस्टेट जो है ये भी घाटे में जा रहा है। तो 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस है जो ओन कर रहे हैं, अब उनका कन्वर्जन अगर हम यहां पर करते हैं, लेकिन कौन से, जिनका 10 साल जो है वो यहां पर कंप्लीट हो गया है, ऑपरेशन जो है उसमें उनका 10 साल कंप्लीट हो गया है, और उसी के साथ साथ जो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग जो है जो एनबीएफसी कर रही है, उनका कन्वर्जन हम यहाँ पर बैंक में अगर कर देते हैं तो बेटर हो सकता है, सजेशन यहाँ पर दिया गया है। अब पैनल के सजेशन अगर माने जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो बहुत सारे एनबीएफसीज जो है जैसे कि बजाज जो फाइन सर्व हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, एल&टी फाइनेंस हो गया, ये सब यहाँ पर क्वालिफाई रहेंगे एनबीएफसी से बैंकिंग सिस्टम में जाने के लिए। लेकिन क्या एनबीएफसी यहाँ पर खुश होगा बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट होने के लिए? इसमें भी कई सारे क्राइटेरियाज आते हैं। देखिए, कई ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट होना चाहेंगे,
कुछ ऐसे रहेंगे जो नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ क्राइटेरिया वो डालने वाले हैं। जैसे कि जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर मतलब जिसने स्थापना की है एनबीएफसी की, उनका जो शेयर होल्डिंग है वो हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन उनका शेयर होल्डिंग जो है वो यहाँ पर 49% कर दो, ऐसा यहाँ पर क्राइटेरिया जो है डाला जा सकता है अगर आपको बैंकिंग में तब्दील करना है। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है यहाँ पर लादे जा सकते हैं, जिससे कि जो एनबीएफसीज है वो हो सकता है कि कन्वर्ट होना ना चाहे, मगर फिर भी यहाँ पर एनबीएफसी को बहुत ज़्यादा स्कोप जो है वो नज़र आ सकता है बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं एनबीएफसी की वो नहीं कर सकती, और जो बैंकिंग सिस्टम जो है उनको यहाँ पर मतलब अलाउ किया जाता है। वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। अब बहुत सारे एनबीएफसी ऐसे हैं जिनकी जो लेंडिंग बुक है वो काफ़ी बिगर है दैन मेनी बैंक्स, तो इसीलिए अच्छा परफॉर्म जो है वो भी कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को ऊपर भी ले जा सकती है। अब यहाँ पर एनबीएफसी होता क्या है ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एनबीएफसी अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही आ गया है। एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब बेसिकली ये कंपनी है जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 1956 में, है ना। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे एनबीएफसी जो होती है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है, विच इज अ कंपनी एंड हैज अ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट इन वन लम सम और इंस्टॉलमेंट बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनी अदर मैनर इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब यहाँ पर आप देखोगे फीचर्स क्या है एनबीएफसी के। एनबीएफसी जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जो हम बैंक में डाल सकते हैं वो एनबीएफसी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। उसी के साथ साथ जो चेक है, चेक अगर आपने देखा होगा, अगर आपके बैंक में कोई अकाउंट होगा तो आप चेक जो है उससे पेमेंट करते हो, लेकिन यहाँ पर एनबीएफसी जो है वो चेक इशू नहीं कर सकती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन वो अवेलेबल नहीं है डिपॉजिटर्स को एनबीएफसी के। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो अलग बनाती है एनबीएफसी को बैंकिंग सिस्टम से, इसलिए इसको शैडो बैंकिंग जो है वो भी कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर आप टोटल बैंकिंग सिस्टम देखते हो हमारी, तो सबसे ऊपर तो आरबीआई आता है जो कंट्रोल करता है, उसमें शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जो शेड्यूल इसमें देखने को मिल रहे हैं हमारे आरबीआई के इसमें, वो शेड्यूल बैंक में आते हैं। अब शेड्यूल बैंक अगर हम देखते हैं उसमें कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक हमें देखने को मिलते हैं। कमर्शियल मतलब क्या है? जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। उसमें अगर आप देखोगे पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग जो है 50% ज़्यादा है। पब्लिक सेक्टर बैंक हमें देखने को मिलते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर बैंक, जहाँ पर प्राइवेट बैंक जो है मतलब गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग नहीं है। फॉरेन बैंक्स हमें देखने को मिलते हैं एंड रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज देखने को मिलते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक अगर आप देखोगे एसबीआई है ना, नेशनलाइज बैंक जो होती है। बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक अगर आप देखो सेंट्रल बैंक, ये सब। प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर हम देखते हैं तो फेडरल बैंक आप देख लीजिए, है ना। तो बहुत सारी ऐसी बैंक्स है जो प्राइवेट सेक्टर में आती है। एचडीएफसी देख लीजिए, आईसीआईसीआई देख लीजिए, है ना। कुछ फॉरेन बैंक्स जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। आपने अगर स्कैम 1992 देखा है उसमें आपको देखने को मिला होगा। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स होती है कुछ, आपने कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में कई बार देखा होगा, है ना। तो अगर हम इकोनॉमी देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमी अभी जल्दी ही एमएम एकेडमी पर आने वाला है, तो सारी बैंकिंग सिस्टम जो है उसके बारे में हमें पता रहना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जाएगी। आज यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं एनबीएफसी टू बैंक्स। अब यहाँ पर एनबीएफसी जो है, अगर यहाँ पर ग्रेटर एक्सेस दिया जाता है लो कॉस्ट पब्लिक डिपॉजिट्स को, क्योंकि यहाँ पर अगर कन्वर्जन हो जाते हैं तो एनबीएफसी यही बोलेगा प्राउड फील होंगे आप, देख लो यहाँ पर हमें बस मौका दे दो एक, है ना, गद्दी पर बैठने का मौका दे दो, हम यहाँ पर आपको निराश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अनेबल मोर लेंडिंग, यहाँ पर अच्छे तरीके से वो लेंडिंग जो है वो भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट क्या है, कैश क्रंच जो है वो हो रहा है। लोग जो है वो कुछ परचेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सेविंग जो है वो वहाँ पर सेविंग ज़्यादा रख रहे हैं कोरोना की वजह से। लेकिन अब यहाँ पर अगर उनको कम दाम में, कम इंटरेस्ट रेट पर, कम ब्याज दर पर अगर जो चीज़ें हैं वो अलॉट की जा सकती, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आरबीआई जो अपना रेपो रेट कम कर रहे हैं, लेकिन उसका ट्रांसमिशन हमें बैंकिंग सिस्टम में देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो अगर वो ट्रांसमिशन देखने को मिल जाए तो फिर तो मौजा ही मौजा, यहाँ पर जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर तो बल्ले ही बल्ले हैं। अब हमने देखा है कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं बैंकिंग सिस्टम में, उनकी वजह से नुकसान कितना होता है ना। मतलब क्या होता है कि जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया जाता है, और खासकर जो टैक्स पेयर्स हैं, जो आम आदमी है, मैंगो पीपल है, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो विलफुल डिफॉल्टर्स है वो क्या करते हैं, जो बैंकिंग सिस्टम्स है उनसे धोखाधड़ी से पैसा जो है वो ले लेते हैं, या फिर जो बैंकिंग सिस्टम है वो उनको पैसा दे देती है, और फिर मतलब अपना जो फ़ोन पे पूरा काम होता है उसमें दे देती है, और फिर वो देश छोड़कर भाग जाते हैं।
मतलब कंपेयर हमने किया था, इकोनॉमिक सर्वे जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने कंपेयर किया था। इकोनॉमिक सर्वे का एक स्नैप है जो हमारा वीडियो है, जो यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। उसमें हमने देखा है कि जो क्रॉनिज्म होता है उसके तहत आप देखिए जो अलोकेट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा पैसे, मनरेगा के लिए कितना किया गया है ना, फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए कितना किया गया है, जो रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए कितना किया गया है, और इसके कंपैरिजन में आप देखिए जो विलफुल डिफॉल्टर्स है उन्होंने कितना यहाँ पर डिफॉल्ट किया है ना। मतलब आप समझ सकते हो कि जितना यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर हुआ है, विलफुल मतलब जानबूझकर जो डिफॉल्ट किया गया, जानबूझकर जो पैसा लेकर भागा गया है, उसमें आप सोचिए कि कितनी सारी चीजें जो है हमारे देश को मिलती थी। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना नुकसान जो है हमारे देश को झेलना पड़ता है अगर कोई ऐसा लेकर भाग जाता है तो, है ना। और इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये जो पैसा है, ये जो पैसा यहाँ पर लेकर भागे हैं, ये पैसा कहीं और इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन अब ये जो पैसा है ये बैंक को बेल आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो कंसर्न्स क्या है यहाँ पर, हम भले ही यहाँ पर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं कि हाँ हम कन्वर्ट कर लेंगे, हम कन्वर्जन होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी कुछ कंसर्न्स है ना। बैंकिंग एज अ बिजनेस, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। इंडिया की अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखते हैं तो यहाँ पर जो बिजनेस हाउसेस है जो बैंक को एज अ कैप्टिव फंड पूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, और फिर यहाँ पर होता क्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लाइसेंस है शुड हेंस बी इशूड सिलेक्टिवली। यहाँ पर जो हम लाइसेंस दे रहे हैं, अगर हम एनबीएफसी को बैंकिंग का लाइसेंस दे रहे हैं तो यहाँ पर वो काफ़ी सिलेक्टिव तरीके से दिया जाना चाहिए। एनबीएफसी एज ए इंडिपेंडेंट जो रन हो रही है ना, प्रॉपर तरीके से उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अगर अच्छा है तो उनको दिया जाना चाहिए। यहाँ पर बेटर सुपरविजन मैकेनिज्म जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बैंक्स हैं उनके लिए सुपरविजन अगर हम लेकर आते हैं, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अगर हम लेकर आते हैं तो यहाँ पर अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या है, येस बैंक जैसे जो धोखाधड़ी होती रहेगी, हमें पता भी नहीं चलेगा भैया चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ना। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर बाकी भी कुछ सजेशंस जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि मिनिमम इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है लाइसेंसिंग के लिए, न्यू बैंक शुड बी एनहांस्ड। यहाँ पर 500 करोड़ से 1000 करोड़ जो है फॉर यूनिवर्सल बैंक्स यहाँ पर दिया जाना चाहिए, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो उसके लिए 200 करोड़ से लेकर 300 करोड़ जो है वो यहाँ पर कर देना चाहिए, जिससे कि जो सीरियस लोग रहेंगे वो यहाँ पर एक्चुअल में आए। यूनिवर्सल बैंक कंबाइन द 3 मेन सर्विस बैंक, मतलब होलसेल बैंकिंग आती है, रिटेल बैंकिंग आती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, ये हमें देखने को मिलते हैं, और डिटेल में हम इकोनॉमी के जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें देखेंगे, तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि फॉर पेमेंट बैंक्स जो कन्वर्ट होना चाहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ट्रैक रिकॉर्ड जो है 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड पेमेंट बैंक ये कंसिडर किया जाएगा एज सफिशियंट, ये हमें देखने को मिलता है। पेमेंट बैंक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेमेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक तो आपको पता है, पेमेंट बैंक क्या है, तो देखिए हमारे यहाँ पर जो यहाँ पर दिया जा रहा है ना, जो लाइसेंस की यहाँ पर बात की जा रही है, तो देखिए 2 काइंड ऑफ बैंकिंग लाइसेंस जो है वो ग्रांट किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एक तो होता है यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस, दूसरा होता है डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस। अब यहाँ पर पेमेंट बैंक जो है वो डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस में आती है, मतलब जो पेमेंट बैंक है वो इस लाइसेंस में आती है, ठीक है। एंड इट कैनॉट ऑफर ऑल दी सर्विसेज जो कमर्शियल बैंक जो है वो ऑफर कर सकती है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे पेमेंट बैंक के बारे में, तो वो डिपॉजिट ले सकती है अप टू 1 लाख पर अकाउंट, ठीक है। वो डेबिट कार्ड इशू कर सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू नहीं कर सकती है। कमर्शियल बैंक अगर हम देखते हैं इंडिया में, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI है, उनको कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब 1 लाख तक का इंडिविजुअल से डिमांड लेना, यहाँ पर ATM डेबिट कार्ड इशू करना, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू गिव लोन्स, लोन्स जो है वो भी नहीं दे सकते हैं। पेमेंट्स एंड रेमिटेंसेस सर्विसेज जो है वेरियस चैनल से ये यहाँ पर आ सकते हैं। दे कैनॉट एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देखिए प्रीलिम्स में आपको सीधा डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको पूरी चीज़ें पता रहे प्रॉपर तरीके से। They are only allowed to invest money received from customers deposits into government securities। बाकी कहीं पर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बाकी कहीं से वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर RBI के द्वारा जो भी प्रपोज किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, एक प्रॉपर हेल्दी नॉलेज आपको यहाँ से मिला होगा। आइए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वाटर बॉम्ब इन हिमालयाज बाय चाइना। इसका मतलब क्या है वाटर बॉम्ब, मतलब क्या हम जो होली में हम जो गुब्बारों में पानी भर के लाते हैं, क्या वो अब चाइना हमारे ऊपर मार रहा है?
तो क्या है ये बेसिकली, तो इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब हम न्यूज़ देखते हैं तो वो क्या निकल कर आ रही है कि विद इंडिया चाइना रिलेशंस हिटिंग द लोवेस्ट पॉइंट। अभी बेसिकली हो क्या रहा है, इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो हमें लोवेस्ट पॉइंट पर देखने को मिल रहा है सिंस 1962 वॉर, है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टैंड ऑफ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। जो हमें नया मैप हमें देखने को मिलता है, इसमें यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये लद्दाख वाला रीजन है, और यहाँ पर हमें अक्साई चीन जो है ये देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को मिलती है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पर जो स्टैंड ऑफ है वो चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ हमें क्या सिर्फ यहीं पर देखने को मिलता है? जी नहीं, ये तो वेस्टर्न फ्रंट पर है। हमें सेंट्रल ईस्ट में भी देखने को मिलता है, हमें वेस्टर्न फ्रंट में भी देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत जगह हमें देखने को मिलते हैं। तो कई बार आपको एग्जाम में जो चाइना तिब्बत है, तो बॉर्डर कौन कौन से हमारे स्टेट शेयर करते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर आप देखिए जो अलग कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी राज्य ऐसे हैं जो चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए आप, जो बेसिक हम यहाँ पर फंडा देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में, जिसको यहाँ पर यरलुंग जो है ये भी कहा जाता है, सांगपो जो है ये भी कहा जाता है। तो बेसिकली तिब्बतन रीजन से जो है वो हमें बहती हुई नजर आती है, और फिर यहाँ पर वो यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश से वो भारत में एंटर करती है। फिर भारत में एंटर करने के साथ साथ वो बांग्लादेश जो है वहां से एंटर करके सीधा जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर चली जाती है। तो बेसिक कंसर्न जो है हमें इस नदी के बारे में देखने को मिल रहा है। तो अब ये कंसर्न क्या है, तो कंसर्न आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। आप देखिए जो सेवरल डैम्स हमें यरलुंग मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उस पर देखने को मिल रहे हैं चाइनीज साइड के द्वारा। अब इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा उभर कर आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं। इंडियन ऑफिशियल्स और जो लोकल पीपल है जिनका लाइवलीहुड पूरा डिपेंडेंट है रिवर पर, उन्होंने कई कंसर्न जो है यहाँ पर जताए। आप यहाँ पर देख सकते हो कई सारे हमें यहाँ पर जो डैम्स है वो देखने को मिल रहे हैं इस रिवर पर। अब देखिए जब भी डैम क्रिएट किया जाता है, इसका मतलब क्या है, डैम जब अब कोई नदी है यहाँ से यहाँ बह रही है, यहाँ पर समझ लीजिए कोई और कंट्री है, यहाँ पर समझ लीजिए कोई और कंट्री है, तो यहाँ पर एंटर करने के पहले ही अगर डैम्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं तो मतलब क्या है, इस नदी को इस कंट्री में जाने से रोका जा रहा है। मतलब जो बहाव है पानी का इस कंट्री में कम हो जाएगा, या फिर उसमें हमें चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं अगर इस रिवर के पानी पर डिपेंडेंट है, तो ये जो यहाँ पर डैम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जो बैरियर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, इससे इनका लाइवलीहुड जो है वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ब्रह्मपुत्रा रिवर की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्रा जो है पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर मतलब क्या होता है, जो कभी ड्राई नहीं होती है, कंटिन्यूअसली बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। अब अगर आप देखोगे जो नदर्न साइड में हिमालयन जो रिवर्स है वो हमें पेरिनियल जो है वही देखने को मिलती है। उसके पीछे का कारण क्या है, कारण ये है कि जो स्नो है वो बन जाता है, आइस बन जाता है, और फिर जो धुपकाला आता है जहाँ पर बाकी नदियाँ जो है, अगर हम सेंट्रल साइड में देखते हैं तो बाकी नदियाँ जहाँ पर ड्राई अप हो जाती है वहाँ पर ये जो है मेल्ट होने की वजह से जो नदी है वो बहती रहती है। तो ब्रह्मपुत्रा जो है वो एक पेरिनियल रिवर है विथ सेवरल पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इसका जियोलॉजी अगर हम देखते हैं, जियोग्राफी देखते हैं, है ना, प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टू साइड फ्लड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब टू फ्लड एन्युअली यहाँ पर डील करना पड़ता है अगर हम देखें इस रिवर से कनेक्टेड जो लोग हैं उनको। पहला अगर हम देखते हैं तो हिमालय से जब वो मेल्ट होती है ना, मेल्ट होती है, उस टाइम पर सीधा फ्लड जो है वो हमें देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो मानसून जब आता है उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्रा जो है वॉल्यूम से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम इसका हमें देखने को मिलता है, इसलिए फ्लड जो है काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो इसीलिए जब यहाँ पर समर सीजन में जब यहाँ पर क्या होता है, जब मेल्टिंग होती है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है जिससे फ्लड हमें देखने को मिलता है। दूसरा जब मानसून आता है तो इसमें पूरा भर जाता है ये, इसकी वजह से हमें फ्लड देखने को मिलता है। जो फ्रीक्वेंसी है फ्लड्स की वो इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हुई है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं और इसके वजह से जो फ्लो है इसका इस पर काफ़ी असर आया है। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन इसके पास रहती है,
है ना, उन पर काफ़ी कंसर्न जो है वो आ रहे हैं, मतलब फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड बोल दीजिए, है ना, जो यहाँ पर इंडिया बोलिए, इंडिया में जो राज्य इसके आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं वो बोलिए, जो बांग्लादेश है वो बोलिए, वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर फेस किए जा रहे हैं। रिवर जो है खुद में काफ़ी डायनेमिक है, मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड जो है, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है, इसका कोर्स चेंज करते रहते हैं। लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड की वजह से कोर्स चेंज हो गया। जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी जो अर्थक्वेक प्रोन रीजन है वो हमें देखने को मिलता है ना, जिसकी वजह से जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चाइनीज़ फ्रंट से देखते हैं तो इंडिया और चाइना जो है वो डेमोग्राफिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली यहाँ पर जो रिवर है इसका काफ़ी उपभोग जो है वो ले रहा है। अब चाइना अगर हम देखते हैं तो ये होम है टू क्लोज टू 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, मतलब अगर पूरी दुनिया हम कंसिडर करते हैं तो 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हमें चाइना में देखने को मिलती है, और सिर्फ 7% जो है उसके वाटर रिसोर्सेस हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप समझिए कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर अराइज हो रहा है। सीवियर पोल्यूशन जो है सरफेस एंड ग्राउंड वाटर का, इसके वजह से जो प्रॉब्लम्स है, कंसर्न्स है चाइना के प्लानर्स को वो हो रहा है, क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो पोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा इमिट हो रहा है। चाइना का जो सदर्न रीजन है ये वाटर रिच है इन कंपैरिजन टू अगर हम नदर्न पार्ट देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये वाला पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी हमें देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू नदर्न पार्ट अगर हम देखते हैं, क्योंकि रिवर है ये सब है तो इससे काफ़ी अच्छा फायदा जो है उसको मिलता है। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा पानी हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया जो है वो सीवियरली वाटर स्ट्रेस्ड हमें देखने को मिलता है। समर में अगर हम देखते हैं तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ अर्बन एरियाज जो है वाटर शॉर्टेज फेस करते हैं। सिमिलर टू चाइना, इंडिया की 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, मतलब चाइना में अगर हम देखते हैं तो 20% है, इंडिया में अगर हम देखते हैं तो 17% हमें पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है, और सिर्फ 4% ऑफ वाटर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो आंकड़े होते हैं ये आप मेंस में अगर आप लिखते हो, कोट करते हो तो काफ़ी फायदा आपको मिलता है। मेजोरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो है वो गैग्नेटिक प्लेन्स में रिसाइड होती है। सदर्न एंड वेस्टर्न रीजन जो है हार्श एंड ड्राई समर यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं। रेनफॉल जो है काफ़ी कम होता है, इसकी वजह से क्या है प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा इंडिया में भी फेस किए जाते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट अगर हम देखें तो चाइना का और इंडिया का ही सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। चाइना जो है वो अपने डैम्स, कैनल्स ये हर जगह बांधता आ रहा है। मतलब अगर आप देखोगे बहुत सारे रिवर्स लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो चाइना शुरू कर रहा है। मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अगर हम मेकोंग रिवर देखते हैं, मेकोंग रिवर का कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हो जो ब्लू इसमें आपको नजर आ रहा है, लाओस बोलिए, कंबोडिया बोलिए, थाईलैंड बोलिए, है ना, तो ये सभी जगहों पर प्रॉब्लम्स जो है वो फेस किए जा रहे हैं। वियतनाम बोलिए, तो बहुत सारी कंट्रीज में आपको इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है मेकोंग रिवर जो है वो नीचे देखे में से कौन कौन सी कंट्रीज में से जाती है, ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम जो है चाइना क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी एनवायरमेंटल डैमेज जो है वो फेस किया जा रहा है। अब इश्यू अगर हम देखते हैं तो क्या है, मल्टीपल ऑपरेशनल डैम्स जो है यारलुंग सोंगपो बेसिन में, मतलब द ब्रह्मपुत्र रिवर पर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इंडिया में एंटर करने से पहले वो इतने सारे डैम्स वहाँ पर बांध रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पानी है उसका यहाँ पर जो एक बहाव है वो अफेक्ट हो रहा है। अब इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो यूनिक चैलेंजेस है वो भी आ सकते हैं। जैसे कि पहला अगर हम देखते हैं तो इवेंचुअली यहाँ पर डिग्रेडेशन जो एंटायर बेसिन का वो हो जाएगा, है ना। अब क्या होता है, जैसे कि कोई डैम क्रिएट किया गया, यहाँ पर कोई नदी जो है वो बह रही है, अब यहाँ पर अगर कोई डैम क्रिएट किया गया मतलब एक बैरियर क्रिएट किया गया है, तो रिवर क्या करती है, रिवर अपने साथ बहुत ज़्यादा सिल्ट जो है वो लेकर आती है। सिल्ट लेकर आई, अब सिल्ट लेकर आने के बाद क्या होता है वो इरोड करके सिल्ट लेकर आती है। आपने देखा है ना जो हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें हमने फ्लूएल लैंडफॉर्म्स के बारे में देखा है, जो रिवर्स के द्वारा लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं उसमें देखा है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स देखे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर जो इरोड करके लेकर आ रही है और यहाँ पर डिपॉजिट कर रही है जो सिल्ट है वो, है ना। इसके वजह से क्या हो रहा है कि लीडिंग टू फॉल इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड इवेंचुअली रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। सेकंड अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है ना। इसे आइडेंटिफाई किया गया है वन ऑफ द वर्ल्ड्स 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो यहाँ पर अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, मतलब जो फ्लोरा है, फोना है, ज़बरदस्त तरीके का हमें देखने को मिलता है, कई सारे नेशनल पार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। और रिवर अगर हम देखते हैं तो ये होम है टू गैग्नेटिक रिवर डॉल्फिन्स जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इसका ही अगर बहाव में कोई तकलीफ आ जाए, इसकी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर ये पूरा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। थर्ड,
जो लोकेशन है डैम्स की, हिमालयन पोज अ रिस्क। जो यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा जो है सिस्मोलॉजी में काफ़ी रिस्क पर है ना। ये वाला आप पोर्शन देख लीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे अर्थक्वेक बोलिए, जो लोग हैं काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं, लैंडस्लाइड जो है वो हमें देखने को मिलती है। इससे जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अगर लोग और ज़्यादा करीब रहना शुरू कर दे, और ज़्यादा लोग जो है वो पास जाना शुरू कर दे, तो फिर यहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन जोन में चले जाएंगे, लैंडस्लाइड के जोन में चले जाएंगे, जिससे कि जो लोग हैं उनकी भी रिस्क, यहाँ पर जिंदगी पर काफ़ी रिस्क जो है वो आ सकती है। अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का इंपॉर्टेंस अगर हम देखें ना, इंडिया और चाइना दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है। फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना ब्रह्मपुत्र जो है वो जियो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी जो है वो देती है। अब जो वाटर स्कैरेसिटी है उसको यहाँ पर भरपाई करने के लिए, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे भरपाई करने के लिए, जो वाटर सिक्योरिटी है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो सिक्योरिटी है एक्सटेंड बियॉन्ड वाटर, है ना। अब यहाँ पर टेंशन जो है, स्टैंड ऑफ जो है वो देखने को मिलते रहते हैं। इनफैक्ट जो 2018 में डोकलाम बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, चाइना ने जो कम्युनिकेशन ऑफ वाटर फ्लो लेवल फ्रॉम इट्स डैम यहाँ पर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, काफ़ी प्रॉब्लम, समस्या जो है वो हमें देखने को मिली थी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की खासियत यही है कि वो सोल्यूशन पर बात करता है। द हिंदू की प्रॉब्लम यही है कि वो क्रिटिसिज्म पर बात करता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा जो इंडियन एक्सप्रेस है वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देयर आर अल्टरनेट सोल्यूशन ये वाटर क्राइसिस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बोथ साइड्स मस्ट सीज न्यू कंस्ट्रक्शन ऑन द रिवर एंड यहाँ पर पोटेंशियली लेस डिस्ट्रक्टिव सोल्यूशन जो है उसके ऊपर जाना चाहिए। कि मतलब हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखें कि भैया किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, आपको ना हो, हमको ना हो, एनवायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो। जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है ऑफ चेक डैम्स, रेन कैप्चरिंग लेक्स, है ना, ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ वाटर कैप्चर जो है इसने इफेक्टिव रिजल्ट दिए हैं, जिससे कि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को यहाँ पर मेंटेन कर सके, पॉपुलेशन को हम यहाँ पर सपोर्ट कर सके। जिससे क्या होगा, ये सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट में रहेगा, और जो वाटर बॉम्ब यहाँ पर चाइना क्रिएट कर रहा है उसको हम यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको मेंस में बोलिए या प्रीलिम्स में बोलिए किसी भी तरह क्वेश्चन इस पर आता है तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं पेइंग फॉर पॉइजन। ये भी हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो जनता है, जो आम इंसान है, मतलब हम और आप हैं, काफ़ी पोल्यूटेड जोन में रह रहे हैं, जिसकी वजह से जो चोकिंग है वो हो रही है। एयर पोल्यूशन इतना हो रहा है कि हमें स्लो डेथ जो है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। अब यहाँ पर विंटर आ रहा है, विंटर की वजह से जो एयर है वो ऑलरेडी ख़राब होती जाती है। जो पार्टिकुलेट मैटर है ऑलरेडी हमारी जो फेफड़ों में जाकर हमारे फेफड़ों को खोखला कर रहे हैं, और खोखला करने के साथ साथ हमें मार भी रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो पोल्यूशन जो है दिल्ली में, स्टबल बर्निंग तो ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंजस्टेड ट्रैफिक जो है, डस्ट जो है, कंस्ट्रक्शन जो पार्टिकुलेट निकलते हैं, वेस्ट बर्निंग जो होती है ना, जो पावर जनरेशन ये है, ये काफ़ी एक्यूमुलेट होते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पैडी स्टेबल होता है उसमें जो बर्निंग होती है उसके टॉपअप पर काफ़ी ज़्यादा जो पर्टिकुलर मैटर है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडो गैंगनेटिक प्लेन जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड रैपिडली ग्रोइंग अमोनिया हॉटस्पॉट भी बनता जा रहा है। अमोनिया हॉटस्पॉट बन रहा है भाई साहब, एटमॉस्फेरिक अमोनिया, जो कहाँ से आता है, जो आता है फ्रॉम फर्टिलाइजर यूज। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एनिमल हस्बेंड्री, क्या बात कर रहे हो? हाँ, एंड अदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, अरे क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ बाबा, हाँ, ये जो एटमॉस्फेरिक अमोनिया है ये फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से आता है, एनिमल हस्बेंड्री से आता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से आता है, और कंबाइन विद द इमिशन फ्रॉम पावर प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर फॉसिल फ्यूल बर्निंग, ये यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स बनाकर एटमॉस्फेयर को पल्यूट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर है इसका प्रभाव काफ़ी बुरी तरीके का होता है। मतलब एक्सटेंसिवली इसका स्टडी जो है वो इंडिया में नहीं किया गया है, लेकिन चाइना में जो फाइंडिंग हमें देखने को मिलते हैं सिमिलर इमिशन पैटर्न के, वो सजेस्ट करते हैं कि कैन अकाउंट फॉर क्वार्टर टू अ थर्ड ऑफ पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन इवन इन अर्बन सेटिंग। तो मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पोल्यूशन जो है ये फैला रहे हैं।
अब यहाँ पर आप देखो पार्टिकुलेट मैटर ग्राउंड लेवल ओजोन जो है, जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पावर प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इमिशन से होता है, ये डबल डिजिट लॉस जो है क्रॉप यील्ड में ये पैदा करते हैं। मतलब समझ लीजिए क्रॉप यील्ड जो हो रहा है इसमें भी ये पोल्यूशन जो है वो हानि पहुंचाते हैं। क्यों? ओजोन जो है वो डैमेज करता है प्लांट सेल्स को, फोटोसिंथेसिस को ये हैंडीकैप कर देता है कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएंगे, और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर अपना खुद का खाना नहीं बना पाएंगे, खुद का खाना नहीं बना पाएंगे तो ये मरेंगे नहीं क्या? पार्टिकुलेट मैटर जो है ये सनलाइट को डीम कर देता है, क्रॉप्स पर पहुंचने ही नहीं देता है, उनको खाना बनाने ही नहीं देता है। ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब एज मच एज 30% ऑफ इंडियाज व्हीट यील्ड जो है वो मिसिंग है इन पोल्यूटेंट्स की वजह से, इस पोल्यूशन की वजह से। समझ रहे हो आप? यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, ये जो पोल्यूशन है इसकी जड़ आप देखिए फर्टिलाइजर यूज, एनिमल हस्बेंड्री। मतलब क्या है भैया? मतलब आम इंसान, मतलब हम इतना पोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आयरनी क्या है? आयरनी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयरनी क्या है जिस पर पूरा का पूरा आर्टिकल टिका हुआ है? आयरनी ये है कि एग्रीकल्चरल पोल्यूशन जो है इज दैट टैक्स पेयर्स आर एसेंशियली पेइंग फॉर इट। टैक्स पेयर आप और मैं, आपके और मेरे पेरेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं किसके लिए? एग्रीकल्चरल पोल्यूशन के लिए। एग्रीकल्चर पोल्यूशन जो हमको चोकअप कर रहा है, हमको मार रहा है, उसके लिए हम ही पे कर रहे हैं। सब्सिडाइज किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? एग्रीकल्चरल इमिशन हो रहा है जिसकी वजह से हमें ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मच ऑफ द पॉलिसी अटेंशन वो फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर पैडी स्टबल जो है उसको ये किया जाए। लेकिन ये तो होता रहेगा, लेकिन हम जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फ्री पावर, फ्री वाटर, ये जो हम दे रहे हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से जो राइस है उसको ग्रो करने के लिए अट्रैक्टिव यहाँ पर चीज़ें जो है वो निकल कर आ रही है। ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट जो है पैडी का, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना? जो यहाँ पर अमोनिया पोल्यूशन है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैल रहा है। फर्टिलाइजर जो है वो यहाँ पर सब्सिडाइज रेट में दिया जा रहा है। फर्टिलाइजर जो है वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसकी वजह से, है ना? तो इसकी वजह से क्या है कि मतलब सब्सिडाइज दे रहे हैं, मतलब क्या? हम यहाँ पर पे कर रहे हैं, और हम यहाँ पर पे करने की वजह से यहाँ पर जो पोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि बोला ये जा रहा है कि भैया मत करो, वी नीड टू शिफ्ट द नेचर ऑफ सपोर्ट टू फार्मर्स फ्रॉम इनपुट सब्सिडीज टू इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज। इनपुट सब्सिडी आप मत दो यार, मत दो उनको। यहाँ पर आप फर्टिलाइजर सब्सिडी मत दो, ये सब मत दो। इनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दो। मतलब क्या है कि यहाँ पर से फॉर द कन्वर्जन ऑफ पैडी एरियाज इन दिस बेल्ट टू ऑर्चिड विद डीप इरिगेशन, वेजिटेबल्स दो, कॉर्न दो, कॉटन दो, पल्सेस दो, ऑयल सीड दो, ड्रग ये जो है वेजिटेबल्स दो, कॉर्न दो, कॉटन दो, पल्सेस दो, ऑयल सीड दो, जो लेस वाटर कंज्यूम करते हैं, लेस पावर कंज्यूम करते हैं, लेस फर्टिलाइजर लेते हैं, उसके तरफ यहाँ पर फार्मर्स को बढ़ाओ। डाइवर्सिफिकेशन पैकेज जो है ऑफ से 10,000 करोड़ स्प्रेड नेक्स्ट 5 years इक्वली कंट्रीब्यूट बाय सेंट्रल एंड स्टेट, ये यहाँ पर जो एग्रीकल्चर रिलेटेड पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकता है। स्टेट जो है सेविंग ऑन पावर सब्सिडीज एंड फ्रॉम रिड्यूसिंग वाटर टेबल डिप्लीशन, ये यहाँ पर पैकेजेस जो है उसके लिए दिए जा सकते हैं। फर्टिलाइजर फ्रंट अगर हम देखते हैं तो भैया फर्टिलाइजर के लिए पे मत करो, सीधा जो फार्मर है उसके अकाउंट में पैसा पे कर दो, वो देखते बैठेगा उसको क्या करना है ना? नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना, इसको प्रमोट करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल है, कितनी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिली है जिसके बारे में हम नहीं सोच पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अ वर्ल्ड टू विन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। वर्ल्ड टू विन ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया एंड चाइना में लड़ाई चल रही है, ये आइडियलिस्टिक है, इसलिए खासकर अगर आप देखोगे तो ये रियल टर्म में मुझे नहीं लगता है कि रियल टर्म में अचीव किया जा सकता है। मतलब इसमें बात की जा रही है कि हम सब एक साथ, जितनी भी पूरी दुनिया है एक साथ रहें, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। तो नेक्स्ट में इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं तो ये बढ़ता ही जा रहा है, जो टेरिटरियल डिस्प्यूट है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो स्थापित करना, जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की डेमोक्रेसी है उसको स्थापित करना, ये काफ़ी मुश्किल सिनारियो हो जाता है। तो लड़ाई जो है वो हमें देखने को मिल रही है, यूएसए चाइना बोलिए, बहुत लड़ाई देखने को मिल रही है। तो ऐसे सिनारियो में हमें क्या करना चाहिए? पीस को अटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो कुछ सोल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड जस्टिस प्रमोटिंग गवर्नेंस जो है, मतलब अगर किसी देश में किसी के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है और जस्टिस जो है, न्याय जो है वो सभी को दिया जाता है, तो एक सही व्यवस्था हम स्थापित कर रहे हैं, देश को हम उन्नति पर लेकर जा रहे हैं, देश में हम सही डेमोक्रेसी जो है वो स्थापित कर रहे हैं। तो अगर हम देश के लिए कर रहे हैं तो वर्ल्ड के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं?
है ना। तो यहाँ पर ये रेमेडी अगर नेशन बिल्डिंग के लिए है तो सेम जो है वो मोर यूनाइटेड, सेफर और बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए भी किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर स्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये यहाँ पर लाया जाना चाहिए ग्लोबल डिस्कोर्स में। दूसरा है यहाँ पर नेशनल सोवरेनिटी जो है, जब वो पीस को थ्रेटन करती है। नेशनल सोवरेनिटी क्या है कि हमारा टेरिटरी है, हमारे टेरिटरी में एंटर मत करो, हमारी टेरिटरी, अरे बाप रे तुमने बिना हमारे परमिशन के कैसे एंटर कर दिए, ये जो है ये पीस को थ्रेटन करती है, जो डेवलपमेंट है उसको थ्रेटन करती है। इसलिए यहाँ पर ह्यूमैनिटी जो है उसको थ्रेटन करती है। इसलिए यहाँ पर एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हमें यहाँ पर जो शेयर्ड सोवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कनेक्टिविटी जो है उसको यहाँ पर प्रायोरिटी देनी चाहिए कि आओ भैया आओ यार, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिलजुल कर यहाँ पर काम करते हैं। मतलब समझ लीजिए हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे संविधान में जो इंडिया के लिए बात की गई है, ये बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर है आर्टिकल 19 के तहत कि कोई भी कहीं पर भी घूम सकता है हमारे देश में, उसी तरीके से कोई कहीं पर भी पूरी दुनिया में घूम सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिकलिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके आंसर राइटिंग में। जैसे कि मिलिटराइजेशन जो है ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, उसको क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए अंडर द न्यू लॉ। मतलब अगर कोई मिलिटराइजेशन का इस्तेमाल करता है, अगर कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि समझ लीजिए पाकिस्तान इंडिया में हो रहे हैं, या फिर इसराइल में हो रहे हैं, या फिर सऊदी अरेबिया यमन में हो रहे हैं, ओमान में हो रहे हैं, तो ऐसे सिनारियों में अगर कोई मिलिट्री का इस्तेमाल कर रहा है उनको पेनलाइज करना चाहिए। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड क्या आएगा, डिसआर्मामेंट का आएगा, है ना। तो मतलब क्या है कि वर्ल्ड कम्युनिटी जो है उनको कंपेल किया जाना चाहिए, खासकर जो बड़े नेशन है उनको, कि वो सिर्फ अपने जो वेपन्स है उनको डिस्ट्रॉय ना करे, बल्कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको भी रिड्यूस कर दे। मतलब जो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे उन सबको आप डिस्ट्रॉय कर दो, उसी के साथ साथ मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है उसको भी आप रिड्यूस कर दो। United Nations must be reformed and strengthened for gradually evolve into future world government body। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो है अभी उसका कोई मतलब मायने नहीं है, अभी लड़ाइयाँ हो ही रही है, प्रॉब्लम हो ही रहे हैं, एक इफेक्टिव नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर फ्यूचर वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉडी के तौर पर उभर कर आए, ये होना चाहिए। इंटरकनेक्टेड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी, आर्टिस्ट, कल्चर, वर्कर्स, इन सबको यहाँ पर प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, यही यहाँ पर हार्मोनी क्रिएट करते हैं। एक देश का कोई आर्टिस्ट है दूसरे देश में जा रहा है काम करने के लिए, तो वो एक व्यवस्था स्थापित करता है। तो उसी तरीके से इसको प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमारे कल्चरल एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर होंगे, जिससे कि हमारा ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ सकती है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी देखिए, अगर हम न्यूज़पेपर पर एक नज़र डालते हैं तो फ्रंट पेज जो है उसमें कुछ खास न्यूज़ नज़र नहीं आ रही है। हाँ, मतलब अगर आप चाय पे चर्चा करना चाहो तो बहुत सारी न्यूज़ है, और केस स्टडीज़ की भी कुछ हमें न्यूज़ जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कि टनल जो है जो यूज़ किया गया था जैश-ए-मोहम्मद वाले लोगों के द्वारा, तो वो फाउंड किया गया है। तो ये हमें यहाँ पर टनल के बारे में देखने को मिलता है। तो इन अ की ब्रेक थ्रू ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के द्वारा उन्होंने डिटेक्ट किया है क्रॉस बॉर्डर टनल, यहाँ पर रिगल एरिया जो है जम्मूज सांभा डिस्ट्रिक्ट, जो जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट जो है उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करने से पहले यहाँ पर जिसका इस्तेमाल किया था, उसका यहाँ पर पता जो है, सुरंग का पता जो है वो चल गया है। तो मतलब एक्चुअल में यहाँ पर जो वो कौन सा मूवी था उस तरीके का सीन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं, बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो हमें देखने को वही पूरा है। मतलब जो मतलब ये देखोगे आप, जो पॉलिटिक्स है वही चल रहा है। अगर आप सेकंड पेज, थर्ड पेज देखो तो ये पूरा जो सिटी है उसका चल रहा है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो फिर यहाँ पर सिटी की न्यूज़, इसमें भी कुछ खास जो है हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें भी कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है जो बहुत ही हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट हो, वैसी न्यूज़ जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। और फिर नेक्स्ट इस पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जो केरला है उसने यहाँ पर जो गैग लॉ है वो लेकर आया। मतलब केरला गवर्नर जो है मोहम्मद खान, उन्होंने सैटरडे को ऑर्डिनेंस अप्रूव किया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा जेल टर्म फॉर एनी कम्युनिकेशन और पब्लिकेशन, जिसमें यहाँ पर सोशल मीडिया या साइबर पोस्ट जो है वो अगर यहाँ पर थ्रेटनिंग हो या अब्यूजिव हो या ह्यूमिलेटिंग हो या डिफेमेटरी हो, तो यहाँ से केस स्टडी जो है वो बन सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी हाल ही में जो काफ़ी सारे सोशल मीडिया है वो थ्रेट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, डिफेमेटरी पोस्ट हमें देखने को मिलती है, थ्रेटनिंग पोस्ट हमें देखने को मिलती है, अब्यूजिव पोस्ट हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें क्या किया जाना चाहिए, है ना। काफ़ी सारे हमें ऐसे पोस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपका जो ओपिनियन है वो ज़रूर होना चाहिए।
और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्वैप विथ इंडोनेशिया इंडिया टू होस्ट G20 समिट, G20 के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो G20 जो है उसके रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मीथेन जो है, मीथेन गैस लीक की वजह से शुगर फैक्ट्री में 2 लोग जो है वो मारे गए हैं। तो यहाँ पर आपको मीथेन जो है उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, मतलब क्या होता है, अगर वो कितनी हार्मफुल है ना, कलर क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर CBI जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो CBI के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता रहना चाहिए। CBI जो है वो क्या करता है, CBI में कौन होता है, उसमें जो डायरेक्टर है क्या उनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, उसी के साथ कितने साल के लिए होते हैं, ये यहाँ पर पता रहना ज़रूरी है। यहाँ पर एक नेक्स्ट केस स्टडी का ही आता है। अगर हम GS पेपर 4 देखते हैं, यहाँ पर डेड डिक्लेयर किया गया था कोविड पेशेंट को, फिर वो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब मिस्टेकली आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर ब्लंडर हो गया, ठीक है। तो उसके क्या है कि भैया डेड हो गया, मर गया, मर गया, मर गया, फिर वो घर पर आ गया। इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कैसा है कि अगर आप मेडिकली इसमें कोई बड़े पोस्ट पर हो तो ऐसी सिचुएशन आती है तो आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे इसको एरर को आप रेक्टिफाई करोगे, क्या करोगे। तो ऐसे केस स्टडीज़ जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी केस स्टडीज़ में आपको फ़ायदा जो है वो मिल सकता है इसमें। फिर यहाँ पर एक आया है, ओडिशा जो है वो रिवाइज कर रहा है स्कूल मर्जर डिसीजन। यहाँ पर भी अगर आप एजुकेशन सेक्टर में कोई अच्छे पोस्ट पर हो तो इसके भी बारे में आपको केस स्टडी जो है वो आ सकती है कि जो स्कूल्स है उनको रिवाइव करना है ना, उनको प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करना कैसे आप कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज जो है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आइडिया एक्सचेंज जो है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आसाम के जो मिनिस्टर है उनके द्वारा बोला गया है। एक्सलेंट सेक्शन हमने ऑलरेडी देखा है इसको। वर्ल्ड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो इसमें भी G20 इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 52 ईयर्स लेटर IBM जो है उसने यहाँ पर माफ़ी मांगी है ट्रांस वुमेन को फायर करने के लिए। तो ये इसमें भी एक केस स्टडी जो है वो ज़रूर बन सकती है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चाइना जो है वो लॉन्च कर रहा है मून प्रोब सीकिंग फर्स्ट ल्यूनर रॉक रिट्रीवल सिंस 1970s। तो ये जो न्यूज़ है ये आपने पढ़नी चाहिए, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना जो है प्लान कर रहा है कि वो लॉन्च करे अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट मून पर, ठीक है, टू ब्रिंग बैक ल्यूनर रॉक्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी मतलब यहाँ पर चैंग 5 प्रोब नेम्ड आफ्टर एंशिएंट चाइनीज गॉडेस ऑफ द मून। तो ये भी आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसी के साथ कौन कौन सी कंट्री ने किया हुआ है, जैसे कि चाइना, सोवियत यूनियन का हो गया, 3 सक्सेसफुल रोबोटिक सैंपल जो उन्होंने यहाँ पर किए थे। तो ये आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली एंशिएंट रोमन सिटी जो है ये काफ़ी न्यूज़ में आ जाती है। तो अगर हमने एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे उसमें रोमन जो हमारा ट्रेड था एंशिएंट टाइम्स में उसके बारे में बात की है। तो यहाँ पर कुछ एक्सकेवेशन जो है वो निकले हैं जिसके तहत रोमन जो है उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से GS1 पेपर 1 के परस्पेक्टिव से ये जो न्यूज़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसीलिए मैं आपको जो हमारा न्यूज़पेपर का एक जो फाइल होती है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, जिससे कि आप न्यूज़पेपर जो है वो भी पढ़ पाओ, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है कि आपकी एक जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, कैसे आपको आंसर फ्रेम करने हैं वो आपको पता चलता है, ठीक है। तो ये भी एक न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। बाकी इकोनॉमी में इतनी कुछ खास न्यूज़ नहीं आई है। यहाँ पर तमिलनाडु जो है उसने यहाँ पर क्या किया है, ऑनलाइन गेमिंग जो उसको बैन कर दिया है। बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से बहुत लोग जो है वो मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक आपके GS पेपर 4 के परस्पेक्टिव से साइबर क्राइम है, GS पेपर 3 बोलिए, GS पेपर 4 परस्पेक्टिव से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है गैम्बलिंग एंड बेटिंग एज अ स्पोर्ट आर बैंड अक्रॉस कंट्री। नियरली 10 स्टेट जो है इन इंडिया सच एज आसाम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरला, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल हैव देयर लॉटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। बाकी हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से स्पोर्ट्स में भी कोई खास न्यूज़ जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। तो अगर आपने अब तक MM Academy ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। सर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक SSC का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle
who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। आपने जो करा है क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा उन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले NCERT पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग, मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहे हैं, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर, मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे।